फिक्स रेफरेंस में क्या होता है कि दोनों तरह का रेफरेंस इसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। अगर मैं कहीं किसी इक्वेशन में इस तरीके से आपको लिख कर दूं तो इसका मतलब आपको समझना है, जो डी जो अल्फाबेट में लिखा होता है उसे कॉलम बोलते हैं और जो नंबर्स में लिखा होता है उसे रो बोलते हैं। जिसके सामने डॉलर का साइन होगा इसका मतलब है वो लॉक हो गया है। अब यहाँ पर रो के आगे डॉलर है, मतलब रो आपका लॉक है। रो की डायरेक्शन में अगर आप कितना भी इसको स्ट्रेच करेंगे वैल्यू, लेकिन कॉलम की डायरेक्शन में वैल्यू इस चीज को प्रैक्टिकली देखें। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेफरेंस B4 का लिया और इसको कुछ इस तरीके से लॉक कर दिया। अब आप यहाँ पर लॉकिंग देखेंगे कि हमने रो को लॉक किया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रो की डायरेक्शन में मैं कितना भी नीचे इसको स्ट्रेच करूं वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन कॉलम अगर आप ध्यान से देखें तो लॉक नहीं है, अगर कॉलम के डायरेक्शन में स्ट्रेच करूंगा चेंज होगा। इसी का वाइस वर्सा यानी रिवर्स कर सकते हो आप। अगर रेफरेंस को ऐसे लेकर अगर मैं इसके कॉलम को लॉक कर दूं, इस बार देखिए कॉलम लॉक है। अब आप देख सकते हैं कॉलम लॉक होने पर कॉलम चेंज नहीं होगा लेकिन रो चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसको मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। अगला लिखिए चौथा, थ्री रेफरेंस। देखो थ्री डी रेफरेंस में क्या होता है कि जब आपको डेटा कनेक्ट करना हो बट वो अलग अलग शीट पर हो, यानी सेल्स दैट आर ऑन डिफरेंट शीट, यूज थ्री डी रेफरेंस। इसको देने का तरीका, सबसे पहले शीट का नाम, फिर एक्सक्लेमेशन और फिर उसके बाद रेफरेंस। इस तरीके से इसको दिया जाता है। ठीक है, पहले शीट का नाम देना है, एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद अपना रेफरेंस दिया। अब इसको यहाँ सिस्टम पे देख लीजिए एक बार। कोई बच्चा आगे पीछे हो जाए ना बोल देना। देखो हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आप एक डाटा देख सकते हैं B4, फोर में लिखा हुआ है 34। अब ये वैल्यू मुझे इस शीट पे चाहिए कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे, तो हम कैसे लाएंगे? आपको वो वैल्यू चाहिए, वैल्यू एक बार देख लीजिएगा B4, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले शीट का नाम लिखेंगे, अंदर जाने के लिए एक्सेलरेटर, अब सेल का नाम लिखेंगे, वो वैल्यू आपको। अब कई लोग सोचते हैं कि शीट का नाम याद रखना, सेल का नाम याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है, तो इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सीधा यहाँ पर रेफरेंस लगाएं, जैसे ही आप शीट सिलेक्ट करेंगे ये अपने आप यहाँ पे इसको पिक कर लेगा। ये जानकारी आपको फॉर्मूला बार में दिखती रहेगी, उठा लिया ना उसने। उसके बाद जो सेल आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम भी उठा लेगा। ओके कीजिए एंड यू गॉट आंसर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रोसेस, डिफाइनिंग। जब हमें किसी दूसरी शीट से कोई डाटा उठाना है ना, तब हम इस रेफरेंस का यूज करते हैं। मुझे मिक्स्ड वाली शीट से डाटा उठाना है, शीट का नाम लिख दीजिए, लिख दिया, एक्सक्लेमेशन डाल दो। अब जो सेल उठाना है उसका नाम लिख दीजिए, P4। अब उस शीट पे जो भी कुछ लिखा होगा ना इस वाले ब्लॉक में वो वहां पे आ जाएगा। मैंने यहाँ 90 लिखा, यू गॉट अ 90। इसी चीज को करने का फिर दूसरा तरीका बताया था। अगर आप नाम याद नहीं रख सकते तो आप क्लिक करके सिलेक्ट कर दो, अपने आप उठा लेता है। जो भी कुछ आप फॉर्मूला या कोई भी चीज अगर किसी सेल में लिखते हो तो वो यहाँ पे दिखती रहेगी आपको, देखिए यहाँ पे दिखती रहेगी आपको, डॉट वरी ऊपर देखो दिख रहा है ना, पिक कर तो रहा है, यहाँ से आपका उठा लेगा डाटा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब आपने यहाँ पर देखा कि रेफरेंस आपने B4 लगाया हुआ है, ये रिलेटिव है, आप इसको स्ट्रेच करोगे तो डाटा आ जाएगा। रेफरेंस अपना वैसे ही काम करेगा जैसे ये करता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो उत्तर दीजिएगा। ये डाटा शीट में डाटा है आपके पास, ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ, आप उत्तर दीजिएगा इसका। मैंने सेल सेलेक्ट किया और इसमें मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का लॉक लगा लिया। ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, उत्तर बताओ क्या है। बीच में कोई बच्चा नहीं बोलेगा।
क्या उत्तर आएगा? बताओ। फिलहाल। हाँ जी। 32। मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आया 32। अभी खड़े रहना जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाता। ठीक है भाई, रेफरेंस खत्म। देख लो, ऐसा खत्म करा दो। तुम में से किसी को नहीं आता होगा, ऐसे बैठा शांति से, हमारा नंबर ना आवे नहीं, हमसे ना पूछे। देखिए, यहाँ पर ये डाटा था, इसमें क्या है भाई, रो लॉक है। रो लॉक है ना। मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके इसको हमने किया कॉपी, और कॉपी करके मान लो यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ इसकी रो लॉक है, तो रो की डायरेक्शन में डाटा चेंज ही नहीं होगा। कॉलम लॉक नहीं है, तो कॉलम की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब 94 आएगा। किसी बच्चे की दिमाग की घंटे, तुम पता है क्या है, तुम्हें वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम पता है, तुम वैसे ही पढ़ते हो। उनकी दिमाग की घंटी नहीं हिलती तुम लोगों की। जैसे ब्रेन को काम करना चाहिए ना, उस तरीके से ब्रेन नहीं करता है काम कभी। ये गलत फहमी में जीते हैं सब बच्चे आज की दुनिया में। अभी देखो, अगला टॉपिक। तुम बस पढ़ रहे हो, पढ़ लो बस। वो मत समझना तुम कुछ, ना हो ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस करो, आप लोग मेहनत कर लो, जिस दिन अपने आप दिख जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट फाइल। देखो, डिफाइन नेम कब यूज किया जाता है, जब भी आपको किसी सेल या रेंज नाम दे। अब बार बार सेल को सिलेक्ट करने जाएगा कौन, सिलेक्ट तो करना ही पड़ता है ना। और उसका नाम लिख के देखो, बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे मैंने लिखा था अभी मिक्स्ड सी, वो अजीब सा लगता है। और उसको सिलेक्ट करने के लिए जाने में भी कठिनाई सी आपको लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसको नाम दे देते हैं। वी कैन गिव नेम टू द सेल और रेंज। ये हमको कहाँ पे मिलता है, ये हमको फॉर्मूला टैब में मिलता है। इसका नाम होता है डिफाइन नेम, के नाम से जाना जाता है। डिफाइन नेम, ठीक है। अब चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तुम सब बच्चे जब पढ़ लो ना, कोई भी सब्जेक्ट जब आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर आपका कभी मन करे ना कि चलो अब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो अपना समय और पैसा खराब करने से पहले 5 मिनट आना नंबर 2 में। ठीक है, मैं आपसे जितने भी सवाल करूंगा, सिर्फ आप मेरे 40% प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। आपके अंदर अपने आप बूस्ट आ जाएगा कि आप दे सकते हो। हाँ, ऐसे ही मत चले यार, मुंह उठा और चले गए। डुप्लीकेट की बेइज्जती होगी, तुम्हारा भी नाम सोचेगा, अच्छा कहाँ से आया है, क्या पढ़ा है, तेरा नाम क्या है, करण। भाई हिट लिस्ट हो जाओगे आप। अब दोबारा उसमें जा नहीं पाओगे, खुद नहीं जा पाओगे, आप देखिए। उसके बाद हो गया। अब देखिए, ये मेरे पास सेल है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इन सेल के ऊपर, सभी के ऊपर काम करना है, जैसे मुझे इसका टोटल करना है, एवरेज, सारी चीजें करनी है। तरीका आप क्या यूज करें, आप इन सबको सिलेक्ट करके एक दफा इसको नाम दे दीजिए। बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पर मिलता है वो ऑप्शन, फॉर्मूला में। कौन सा ऑप्शन लेना है, डिफाइन नेम। डाल दो नाम। तो मैंने इसको नाम दे दिया डेटा वन। ठीक है ना, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस पे काम करना है, इसका टोटल करना है, तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम। फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये हमने सम लिखा। अब मैं इसको सिलेक्ट करने नहीं जाऊंगा, क्या नाम लिखा था हमने, ये देखो अपने आप हो गया सिलेक्ट, निकाल के दे दिया उत्तर। मैं मान लो किसी दूसरी शीट पे हूँ और उसी डाटा पे काम कर रहा है, डाटा के अंदर जो नंबर सबसे बड़ा है वो पता करना है। तो मैक्स नाम का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब मैं अगेन उसको सिलेक्ट करके जाऊंगा, डेटा वन लिखूंगा, काम हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर उसमें 100 आ गया। ये रहा। ठीक। अच्छा, किसी शीट पे जब आप काम करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस किस को नाम दे रखा है। अब दोबारा ये शीट खोली, कल को तुमने दोबारा नाम दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगी।
आपको तो ना पता है कि किस किस डाटा को आपने नाम दे रखा है। तो आप फॉर्मूले में जाओ और नेम मैनेजर पे क्लिक करो, जिस जिसको आपने नाम दे रखा है वो सारे नाम आ जाएंगे। तो नाम तो आ गया, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा किस डाटा को नाम दे रखा है? तो आप उस चीज को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे क्लिक करोगे तो वो डाटा दिखाने लगेगा। उससे आपको अंदेशा हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि इस डाटा का नाम डेटा वन। कभी भी ये डाटा एडिट करना हो, डिलीट करना हो, तो ऑप्शन है आपके पास, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे डिलीट कर दिया ना, तो जहां जहां पर इसका नाम आपने यूज करा था, जिस जिस जगह पर, वो फॉर्मूले खराब हो जाएंगे। अभी देखो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, अब जहां जहां पर भी इसका इस्तेमाल हुआ था ना, वो गड़बड़ कर गया, कर गया गड़बड़। और फिर यहाँ पे गड़बड़ कर गया। अब कैसे दूर करेंगे? डबल क्लिक करना, फॉर्मूला दिखेगा। अब आपको पता होना चाहिए डाटा वन क्या था आपने जोड़ा है, ठीक है? उसको हटा के दोबारा ये करेक्ट करना। क्लियर है अंकल? अब हम स्टार्ट हो जाएंगे अपने, जैसा आपको बताया गया था कि फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूले आपके पूरे एक्सेल की जो बुनियाद है वो इसी पे टिकी होती है। कुल मिलाकर इसमें 50 से 60 फॉर्मूले हैं, जिसको करने में हमें 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। रेगुलर क्लास जो चलती है उसमें 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। मैं आप लोगों को फॉर्मूले बताऊंगा कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आपके मन में जो भी दिक्कत है आप पूछ लो। वो टाइम होगा आपका, आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसके लिए जवाबदेही मेरी होगी, मैं जवाब दूंगा। उसके बाद मेरा वक्त आएगा, मैं आपको कुछ दूंगा, आप देंगे, और उसके लिए आपकी जवाबदेही है, आप सवाल का उत्तर देंगे। ठीक है? अगले दिन जब क्लास होगी तो फिर आप उस सवाल को एज अ डाउट बना के मुझसे ना पूछना, है ना? पहले मैं उसे सुनाऊंगा अच्छे से, फिर उत्तर दूंगा। ठीक है? आप लोगों को जब मैं फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ भी पूछिए, मैं आपके लिए जवाब दे रही हूँ, आपको सिखाने के लिए। ठीक है? जब मैंने आपको टास्क दिया, तो वो आपका काम है उसको पूरा करना। अगले दिन क्लास में उस टास्क को पूरा करके मेरे पास लाइए। मैंने अगर आपको 10 सवाल दिए, एक दो पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, तीन पूछ लो, चार पूछ लो, कोई नहीं। और तुमने सारे ही पकड़ा दिए, सर एक दो करे कुछ नहीं करा, तो तुम्हें लगता है मैं जवाब दूंगा? पहले तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि क्या करा तुमने, उसके बाद फिर जवाब होगा। ठीक है? दीपक सावंत। तो बच्चा रह गया हो जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो तो बता दीजिए। अभी देखिए, इसमें पहला हमारा टारगेट रहेगा ये 15 फॉर्मूले। ठीक है? इन सभी फॉर्मूले के अंदर, इन 15 फॉर्मूले के अंदर सारे के सारे डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन है। जितने भी फंक्शन डेट टाइम से रिलेटेड होते हैं वो सारे यहाँ पर कवर होते हैं। इस शीट को मुझे नहीं लगता भेजना चाहिए, सेव नहीं कर रहा डायरेक्ट। देखो ये एज इट इज शीट जो है मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको इसको उतारने की जरूरत नहीं है, नोट्स वगैरह को जो पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला क्या काम करता है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल यानी कैसे उसको लगाना है, वो पीले रंग का जो कलर बॉक्स आपको दिख रहा है उसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। तो एज इट इज ये फाइल लेके काम करते हैं। अब इसको समझते जाइए। सबसे पहला फॉर्मूला है नाउ। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको सिस्टम की करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करनी है। अभी आपको कोई बोल दे आज डेट और टाइम जो भी है ना लिखो इसको, तो हम ऐसे लिखने थोड़ी ना बैठेंगे, 20 जनवरी 20 जून ऐसे ऐसे लिखना थोड़ी ना है आपको। तो फॉर्मूला लगाओ तुरंत मिलेगा आपको। तो फॉर्मूले का नाम होगा नाउ। जो नाउ फॉर्मूला होता है, इसको जब आप लगाते हैं तो ये आपको आज की डेट और टाइम दोनों बताता है। आगे दूसरे फॉर्मूले का नाम है टुडे। कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं दिखाना होता हमको, सिर्फ डेट बताना। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टुडे नाउ। ये सिर्फ डेट बताएगा, टाइम नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है डेट। इसका काम होता है कि ये आपको कस्टम डेट डालने में मदद करता है। कोई भी डेट अगर आपको सिस्टम में डालनी है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से डाल सकते हैं। रात को जब मैंने डाटा वेरिफिकेशन आपको पढ़ाया था तो इसी फॉर्मूले की मदद से डेट एंटर कराई।
तो यहाँ पर डेट कैसे एंटर होगा, जैसे मान लीजिए आपको डालना है 15 अगस्त 1950, तो आपने लिखा है यहाँ पर डेट नाम का फॉर्मूला। जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं कंपल्सरी। जैसे ही राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे ये डाटा दे दे। याद मत करा करो कभी कि किस फॉर्मूले में क्या एंटर करना होता है, पेपर पेन मत भरो उसको, ठीक है। यहाँ पर देखो साफ बोल रहा है आपसे क्या एंटर करवा रहा है, ईयर एंटर करवा रहा है, तो आप डाल दीजिए 1950, महीना 8वां था और तारीख 15। अब बस बंद कर देना है, आ गया 15 अगस्त। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम का। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपको अपनी तरफ से कोई कस्टम टाइम डालना हो। कोई कस्टम टाइम अगर आपको डालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। ये लिखा हमने टाइम, ये आपसे डाटा मांगेगा, जो भी डाटा ये आपसे मांगेगा, आवर मिनट सेकंड नीचे आपको दिखते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसके हिसाब से डाल देना। अगर मैंने डाला 12 तो वो किसको प्रेजेंट करेगा, सुबह को फिर रात को, मतलब वो दोपहर वाला सुबह मतलब गुड आफ्टरनून। तो जो नून वाला टाइम होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपको दोपहर, हाँ 24 बताएगा, 24 लिखोगे तो रात वाले को, ठीक है, जीरो बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 13 डाल दिया तो ये दोपहर का 1 बजाएगा। ओके, तो मुझे शाम के 6 बजे का टाइम डालना है, तो मैं 18 लिखूंगा यहाँ पर और उसके बाद मिनट, यहाँ पे लिखा मैंने मान लीजिए 15 मिनट और उसके बाद यहाँ पे सेकंड। ये 6:15 बजे का टाइम मुझे। नेक्स्ट हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ईयर मंथ और डे। सिंपल है। ईयर का इस्तेमाल करते हैं दी हुई डेट में से ईयर निकालने के। सामने देखिए आपको डेट दे रखा है, इसमें से हमें ईयर निकालना है। ईयर फॉर्मूला लगा के वो सामने का सीरियल दे दो इसको, ये अपने आप बताएगा ईयर 2025। अगर आपको मंथ निकालना हो तो मंथ लिख के डेट पकड़ा दीजिए, ये मंथ बताएगा, छठा महीना। तारीख निकालनी है तो डे लिखिए, सामने से डेटा एंड तारीख बताइए। तो आप किसी भी डेट में से अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है टेक्स्ट नाम का। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें कोई डेट दे रखा है और उसमें से कोई टेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। डेट में टेक्स्ट वैल्यू दो ही होती है, या तो मंथ का नाम या डे का नाम, इसके अलावा तीसरा कोई टेक्स्ट नहीं होता। तो हम यहाँ पे मान लीजिए मंथ का नाम निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला टेक्स्ट यूज कीजिए, सामने से डेट ले लीजिए। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट डालना हो, अगर आपको मंथ निकालना है ना, 3 बार एम लिख दीजिए। तो ये मंथ जून का है ना, तो OCT दिखाएगा, क्या दिखाएगा, OCT। आपको मतलब 3 अक्षरों में दिखाएगा OCT। आपको पूरा देखना है 4 वाली, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, बता दिया, 4 वाले को मैंने करके दिखा दिया, 3 वाले को वेरीफाई करके देखा करो। नहीं बात, ये हमने क्लोज किया, अब देखिए पूरा बन गया। 3 वाला आपके माइंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क बन गया कि सर ने हमें 3 का बताया था, तो करके देखिए उसके, तब सीखोगे। अब यहाँ पर आता है डे का नाम, सेम प्रोसेस। अगर डे का नाम निकालना है 3 बार डे लिख दीजिए। कौन सा दिन होगा, मान लीजिए ट्यूसडे होगा, मान लीजिए, हमें भी नहीं पता कौन सा दिन होगा, हमने मान लिया ट्यूसडे। 3 अक्षर आएंगे उसमें, TUE, पूरा लाना है। तो अभी 3 वाला ट्राई करके देख लेते हैं। अब आप डे का नाम भी निकाल सकते हैं और वो भी बात। कुछ पूछते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है डेट डिफरेंस। क्या नाम है, डेट डिफरेंस। इसका इस्तेमाल किया जाता है दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर दो डेट हमें दी हुई हैं, 27 नवंबर 2005, अगली डेट है 14 अप्रैल 2000। अब इनके बीच का डिफरेंस हमें प्राप्त करना है कि इनके बीच में कितने सालों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालने के लिए फंक्शन यूज करेंगे डेट डिफरेंस। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो हमें कोई क्लू नहीं देता, तो कोई क्लू नहीं देना हमें। आपके फंक्शन में ये जब चलेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मेरे फंक्शन, मेरे एक्सेल में शायद ये फंक्शन है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में भी नहीं है। अभी देखिए उसको लगाते कैसे। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट दे दीजिए और उसके बाद आखिरी वाली लास्ट डेट दे दीजिए। अब जिस चीज में आपको डिफरेंस निकालना है वो लिख दीजिए यहाँ पे। अगर ईयर में चाहिए तो वाई, मंथ में चाहिए तो एम, और डे में चाहिए तो डी। अब आप बताओ किस में चाहते हो डिफरेंस, ईयर में तो वाई, 3 साल का डिफरेंस है। बाकी आप एम और डी को ट्राई कीजिए,
डेली लिख सकते हैं। तीनों में 3 बार अलग अलग लिख, ये बात ये अलग अलग आएगा, ठीक है। एक साथ में कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक साथ निकलेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला। अब कोई डिफरेंस यहाँ पे डाउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट वैल्यू का। अब इसको देख लो, यहाँ पे तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए यहाँ पर डेट हमको दी हुई है 12 अप्रैल 2022। अब इन तीनों को कंबाइन करके हमको एक फाइनल डेट चाहिए। कंबाइन करना और एक फाइनल डेट बनाना है। डेट पढ़ने में तो समझ में आ रहा है 12 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, इसको कंबाइन करके लिखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डेट वैल्यू। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें 3 इंफॉर्मेशन डालकर डेट निकाली जाती है। क्या नाम, डेट नाम का था। उसमें भी तीनों चीज डाली जा सकती थी। तो जब वो फॉर्मूला है तो उसकी जरूरत क्या है, चलो उसी से निकालते हैं। ये है ना, तीनों इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तीनों है हमारे पास। डाल के देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहले ईयर, उसके बाद क्या पूछ रहा है, मंथ। अब यहाँ पढ़ो जरा, इसके सामने क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मंथ कैसा दिया हुआ है, तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू। अभी यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, डेट। तो डेट वाले फॉर्मूले में मंथ जो होता है नंबर में अगर होता है तब यूज होता है। अब यहाँ पर मंथ नंबर में नहीं है, तो जैसे ही आप ये लगाएंगे ये गड़बड़ा देगा आपको। देखिए अब ये आपको सही उत्तर थोड़ी ना देगा। अभी मैं इसको नंबर में डालता हूँ, ये सही हो गया। और जैसे टेक्स्ट में डाला ये गड़बड़ा गया। तो ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कभी आपके पास। इसको हैंडल करने के लिए फॉर्मूला डेट वैल्यू होता है। तो चलिए लगाते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर डेट वैल्यू। अब इसमें मैंने बोला था कि दिमाग ज्यादा लगेगा। अब देखो जरा कितने पैरामीटर मांग रहा है, एक अकेला पैरामीटर मांग रहा है। देने कितने हैं, एक मांग रहा है, देने इकट्ठा करके देंगे, मिक्स करके देंगे। मिक्स कैसे करते हैं, देखिए डाटा को एक एक करके वैल्यू दो। जैसे हमारा इंडियन फॉर्मेट होता है 12 जून 2022, तो पहले 12 पकड़ लो, फिर उसको अपेंड कर दो, ऐसे ऐड कर दो, ऐसे जुड़ जाता है। उसके बाद जून, फिर जोड़ो, और उसके बाद रहने देना। बाकी इसकी सिरदर्दी अपने आप डेट लगा। फॉर्मूले को ढंग से पढ़ो, क्या नाम है इसका, वैल्यू। वैल्यू मतलब नंबर आएगा, डेट नहीं आने की। क्या आई उठ के, वैल्यू आई। कई बच्चे इसको देख के भी गड़बड़ा जाते हैं, फॉर्मूला गलत लग गया, डाउट बन गया। डाउट नहीं, ये सही है कि ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ये डेट है। इसको डेट में कन्वर्ट कर दीजिए, डेट आ जाएगी। डेट में कन्वर्ट करने के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल shift 3 नंबर। क्या दबाएंगे, कंट्रोल shift 3 नंबर, बन गई डेट। क्या लिखा हुआ आ रहा है, 12 जून। आप कोई भी डेट डालेंगे वो सामने। कोई सवाल यहाँ तक, अगला सवाल है हमारे पास एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में क्या होता है कि जो भी डेट तुम्हारे पास यहाँ होती है ना, देखो मैं कुछ भी यहाँ लिखूंगा ना, कोई भी डेट, उसकी आखिरी डेट आ जाएगी। उसकी आखिरी डेट मतलब उस मंथ की आखिरी डेट आ जाएगी। मैंने यहाँ पर जून 20 जून 2025 लिखा है, इसने अपने आप से डिटेक्ट कर लिया जून का महीना है, अच्छा इसकी आखिरी तारीख 30 तारीख है। आप कुछ भी लिखो, अपने आप पकड़ लिया। ऐसा कैसे पकड़ रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ। फॉर्मूला यूज होगा एंड ऑफ द मंथ। स्टार्ट कर दिया। अब दो चीजें मांग रहा है आपसे। सबसे पहले मांग रहा है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट ये बगल में ले लिया, और उसके बाद क्या मांग रहा है, मंथ। मंथ का नंबर मांग रहा है। तो उस केस में आपको जीरो डालना है। अब ये जीरो क्यों डालते हैं, जीरो का मतलब होता है करंट मंथ। जो भी डेट आपने सेलेक्ट करी है उसके अंदर जो भी मंथ होगा वो उसको रेफरेंस दे देगा। समझ आया? अगर मैंने यहाँ पर 1 कर दिया होता तो ये जाता अगले मंथ, यानी जुलाई। और 5 कर दिया होता तो नवंबर। -2 कर दिया होता तो अप्रैल। ऑटोमेटिक पकड़ लेते। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने वहां लिया एंटर। आ गया, 30 जून 2000 आखिरी डेट।
नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट वर्किंग डे। ये क्या काम करता है देखो, यहाँ पर देखिए हमारे पास मार्च महीने की डिटेल। मार्च का जो महीना होता है 1 तारीख से शुरू होता है, 31 तारीख पे खत्म हो जाता है। अब हमको ये पता करना है कि कितने दिन आपके रहे आपके ऑफिस वर्किंग। आप जब किसी शुरू में 31 दिन थोड़ी ना जाते हो, कोई ना कोई दिन आपके वीकेंड भी तो होते हैं। तो आपको वो वीकेंड हटा के आपके वर्किंग डे निकालने, वर्किंग डे आपके कितने हो गए वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए किसी का जो वर्किंग डे है, वीकेंड है, वो सैटरडे संडे को होता है। एमएनसी कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है हमें वो सैटरडे संडे हटाने हैं, बाकी के काउंट कर देने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर नेट वर्क डेज, ये लगा देना। अब इसको वो दो डेट पकड़ा देना, शुरू की डेट और आखिरी डेट, और कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली क्या करता है, सैटरडे संडे को माइनस कर देता है, बाकी के जितने भी दिन होते हैं काउंट कर लेता है। अब आप कैलेंडर खोल के चेक कर लेना, सैटरडे संडे हटा दिए जाए तो कुल वर्किंग डेज उसमें 29 रहेंगे। यहाँ पे अब कोई सवाल किसी का बोलो, कोई सवाल? सैटरडे के अलावा जैसे वीकेंड को माइनस करता है, जिसका जो वीकेंड जिस दिन का होगा ना उसको माइनस करेगा। अगर आप कहोगे सर मैंने तो 2 दिन छुट्टी वैसी मार ली, वो थोड़ी ना माइनस, इसको थोड़ी ना पता है किस दिन मार ली। अगर सिर्फ संडे हो तो उसके लिए देखिए क्या लगना है। अगर आपको लगता है कि आपका वीकेंड जो है सैटरडे संडे नहीं है, हाँ वही तो डलता है, स्टार्ट और लास्ट में भी डलता है। कुछ भी डाल सकते हो, जरूरत होना है 1 और 30 डलता है। देखो आपने कंपनी कब ज्वाइन करी, 23 नवंबर 2024। कब छोड़ी, आज छोड़ दी 20 जून 2025। ठीक है, कितने दिन आपके वर्किंग डे निकाल ले गए, सैटरडे संडे। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि वीकेंड जो है आपका सिर्फ संडे का है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट जो है सैटरडे संडे को उठाता है, संडे को थोड़ी ना उठाएगा। तो उसका तरीका देखिए, उस केस में आप फॉर्मूला फिर से लगाइए नेट वर्क डेज, लेकिन इस बार आपके जो वीकेंड है वो चेंज हो रहे हैं, आप उसको मैनुअली बदल पा रहे हो। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसका नाम होगा इंटेलेक्चुअल, मतलब INTL आप लगा दीजिएगा। अब कहानी यहाँ से शुरू, स्टार्टिंग डेट पकड़िए, एंडिंग डेट पकड़िए, और उसके बाद अपना वीकेंड बताइए किस दिन का है। आ रहा है ना, पूरी लिस्ट आ गई। आपने बोला कि संडे आपका वीकेंड है, तो संडे के सामने कोड नंबर लिखा हुआ है 11, हम लिख देंगे 11। अब ये संडे को टारगेट करके उसको हटा देगा, कितने दिन बने। पूछोगे मैं उत्तर दूंगा, ध्यान रखना मुझसे नहीं। समझ गया आप? अभी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, उस लिस्ट में देखिए कोई फॉर्मूला रहता नहीं क्या। और कौन सा रहेगा, वीक डे। ठीक है, दो रहे, डेट यूनिट तो बता देगा, डेट डिफरेंस बताया था ना, बताया था ना डेट डिफरेंस, बता तो दिए। ये दो रह गए भाई, वीक नंबर और वीक डे। तो वो वीक नंबर होता क्या है। अच्छा ये बताओ, एक साल में टोटल कितने वीक होते हैं, 52 होता है। अभी हमारे कौन सी तारीख है आज, 20 जून है, तो साल का कौन सा सप्ताह है ये, हो गया ना कंफ्यूज। अब ये फॉर्मूले से निकालें, अगर हमें कोई डेट दे दी जाए तो हम उस डेट को देखकर पता कर सकते हैं कि ये साल का कौन सा सप्ताह है, कौन सा वीक चल रहा है। करेक्ट, इसको बोलते हैं वीक नंबर। अच्छा हमारे यहाँ पर इंडिया में, हमारे गुड़गांव में, हमारा जो वीक डे होता है वो वीक डे होता है, कौन से डे से शुरू होता है, मंडे से शुरू होता है। तो मंडे का यहाँ जो कोड होता है वो होता है 2 नंबर। क्या कोड होता है उसका, ये तुम्हें याद है। तो मंडे को यहाँ पर 2 कहा जाता है, ट्यूसडे को 3 का, इस तरीके से फॉर्मेट लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने लगाया, फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया, वीक नंबर, अब में से डेट लिखी बस। अब आपको अपना नंबर बताना है रिटर्न टाइप में,
आपका जो वीक डे है वो कौन से शुरू होता है, कौन से डे को आप अपना शुरुआती दिन मानते हैं। तो एक लिस्ट आ जाएगी, आगे लिस्ट, तो यहाँ पे मंडे को मानते हैं, 2 नंबर दबाना है। अब 2 नंबर दबाने के बाद आपको मारना है एंटर। तो साल का 25वां सप्ताह चल रहा है, आप साल के 25वें सप्ताह में हो, लगभग लगभग आधा साल खत्म होने वाला है, अगले सप्ताह में लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है वीक डे। वीक डे देखो क्या होता है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। हमारा वीक डे शुरू कहाँ से होता है, मंडे से होता है। तो मंडे हमारे सप्ताह का कौन सा दिन हो गया, पहला। आज क्या है, कौन सा दिन हो गया, पांचवा, निकालते हैं। मैंने आज की डेट लिखी और उसका वीक डे यहाँ निकल के आना चाहिए कितना, 5 नंबर। तो वीक डे में क्या बताता है, डे का नंबर, कि हम सप्ताह के किस नंबर पर आ चुके हैं, करेक्ट। कोई भी तारीख आप दे तो निकालते हैं। वीक डे कोड नंबर 2 चलेगा भाई, मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक डे, तो उसका कोड नंबर 2 चलेगा। मार देंगे एंटर, कितना नंबर आ रहा है, तो नंबर देख के क्या आइडेंटिफाई हुआ, फ्राइडे आज। अच्छा, हम देखना चाहते हैं गांधी जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2025 लिखा, अब नंबर आएगा वहां पे, कितना नंबर आया, गांधी जयंती वाले दिन कौन सा डे, सिंपल चेक कर लेना, कोई वेरीफाई करना चाहता है। अभी कोई सवाल यहाँ तक, पूछ लो, कुछ पूछना है। चलिए मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, वो करना, एक ही सवाल, ये तो कर लिया था आप लोग, पता है ना कैसे किया था हमने? अगर कोई टाइम उसी दिन में खत्म हो जाए तो नॉर्मल है, सेलेक्ट करके ले लेना, आउट और इन कर देना, आ जाता है। ठीक है, अब जहां तक ये आता रहेगा करते जाओ, जहां पर वो डेड डैश बन जाए ना वही गड़बड़ है, मतलब वो अगले दिन की घटना हो गई। फॉर्मूला सब कुछ सेम है, आपको सिर्फ करना है क्या है, इसमें प्लस का 1 करना है, ये 1 लेके प्लस कर दीजिए बस, सिंपल, उत्तर इसका भी निकल जाएगा। Got it? तो हम यहाँ पर एक सवाल करते हैं, मैं यहाँ पर एक डेट लिखूंगा, कोई भी डेट, जैसे आज की डेट है मैं लिख दिया यहाँ पर। आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको वो फॉर्मेट बनाना है। मैं तो जुगाड़बंदी से बनाऊंगा, आपको फॉर्मूले से बनाना है। कैसे बनाना है आपको ये काम, फॉर्मूले का यूज करके करना है, आपको मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं। अब मैं इसको कैसे बनाना है वो फॉर्मूले से कर दूंगा, तो पकड़ लोगे उसको, है ना, तो करते ही हो तुम लोग, तो कैच कर लोगे उसे, ये दिक्कत हो जाएगी। मुझे दिक्कत कहाँ है, आप लोग कैचिंग पे नहीं है, आप लोग दिमाग में लगाते हैं, ठीक है, दिमाग लगाना है। तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कैसे लगेगा फॉर्मूला, मैं कर रहा हूँ कि क्या करना है तुम्हें। इस तरीके से ये डेट बनानी है, फॉर्मूले, इसको एक लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, अपना दिमाग लगा के टक टक टक, और जब फॉर्मूले को एंटर करें तो ऐसा बन जाए। आगे समझ? तो जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है वो तो बना लेगा, बिरला ही होते हैं, एक दो बच्चे ही कर पाते हैं, बाकी तो सारे बराबर हैं, तो सारे बराबर हो गए। अभी कोई सवाल किसी का, कंप्लीट हो गया, अभी टाइम बच रहा है फुल हमारे पास, अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 15 फॉर्मूले खत्म हो गए, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस शीट में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं ये, डेट टाइम से भी आसान। देखो,
15 पढ़ चुके हैं हम फॉर्मूले, बाकी के ये रहे, इनको पढ़ने के बाद आधे लिस्ट खत्म हो जाएगी। 60 बताए थे, 28 तक इनको देख लेते हैं। सिंपल सम प्रोडक्ट मीन मैक्स एवरेज मीडियन सिंगल वगैरह, ये क्या हो। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल डाटा है, इसमें स्टूडेंट्स के नाम है, उनके नंबर है, स्कोर कार्ड है। हमें इन बच्चों के टोटल मार्क्स पता करना है कि हर बच्चे के टोटल मार्क्स कितने हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे सम, और उसका डाटा कर लेंगे हम पिक, और ये क्या उत्तर E3 सिलेक्ट हो गया खाली। दोबारा करो, फॉर्मूला लगाया सम, ये करा डाटा सिलेक्ट, और आ गया उत्तर। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों का टोटल। अब हमें निकालना है हर बच्चे का मैक्सिमम स्कोर क्या रहा। तो फॉर्मूला मैक्स होता है, जो भी इनका हाईएस्ट स्कोर रहा होगा वो आ जाएगा। हमें निकालना है लोएस्ट स्कोर क्या रहा, तो फॉर्मूला मिन होता है। तो आ गया। अब बच्चों के एवरेज नंबर क्या रहे, तो फॉर्मूला एवरेज, मतलब एज इट इज उतार देना है, कुछ नहीं है। आ गया। रैंक को अभी थोड़ी देर रहने दो, इधर आ जाए। अगला हमारे पास होता है काउंटिंग के फॉर्मूले, जिसमें हम चीजों को काउंट करना सीखते हैं। जैसे ये डाटा सेट है हमारे पास, अब इस डाटा सेट में हमको काउंट करने की ब्लैंक सेल कितने, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। जैसे आप किसी से एंट्री करवाते हो ना, डाटा एंट्री, अब इतना बड़ा डाटा होता है, हजारों की एंट्री होती है। अब एक एक कोड को आंखों से कितना देख लोगे आप, तो फॉर्मूले लगा के आप पता कर सकते हो कितने सेल खाली रह गए, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा 4-5 एंट्री मिसिंग है भाई, दोबारा करो। तो फॉर्मूला रहेगा, अगर हमें ब्लैंक सेल काउंट करने हैं तो फॉर्मूला रहता है काउंट, उसको बस वो ये डाटा पकड़ा देना, जो डाटा आप उसे देंगे, अब वो इसके अंदर जो सेल ब्लैंक है उन्हें काउंट करेगा। अब इसी का उल्टा निकालते हैं, अब वो सेल काउंट करते हैं जो ब्लैंक नहीं है, कितनी एंट्री में नहीं देखना है हमें। तो फॉर्मूला होता है काउंट ऑल, ऑल के लिए दबाते हैं, आ जाएगी 46 सेल्स है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि कितने सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर एंटर हो रखे हैं, आप न्यूमेरिक डाटा कितने हैं यहाँ पे, वो सेल हमें काउंट करने हैं। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा काउंट। काउंट नाम का फॉर्मूला केवल और केवल उन सेल्स को काउंट करता है जहाँ पे नंबर होता है। इस चीज का वेरिफिकेशन देने के लिए मैं केवल इतने डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इतने पे आप दिमाग जल्दी, कितने नंबर हैं तो उत्तर कितना आना चाहिए। पूरा डाटा सिलेक्ट करता है तो थोड़ा दिमाग लगता है ना तुम्हारा, गड़बड़ हो जाता है इसमें। अभी हमने इसको एंटर किया, दौड़ना, अब मैं किसी में से एक की वैल्यू उड़ा दूंगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। 3 हो गया ना, इनमें कोई डाउट। अब एक आपके लिए सवाल मैं अगर दूं, मुझे इस पूरे डाटा सेट में आप काउंट करके बताओ कितने सेल ऐसे हैं जिसमें टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू समझ में आती है, जिसमें नंबर नहीं होते, तो वो कैसे काउंट करोगे। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाइए बन जाएगा। कैसे निकालोगे, टोटल कितने में से 46 में से कितना माइनस कर, 46 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आएगा। 42 सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है कोई, तो 4 क्यों बोल रहे थे, ऐसे बोलो सर काउंट माइनस काउंट, चलते हो ना। देखो 46 में से 4 माइनस करके सेल आएंगे कोई, 43 सेल में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक मौका मिला था अपने आप को साबित करने का, वहां भी गड़बड़ कर दिया है, क्या है। यहाँ पे काउंट अगर मैंने ऐसे लिखा होता ना तो ये वैलिड होता, पूरे डाटा पे लगा ना, ये वैलिड है। तो 14 आपका करेक्ट उत्तर बन जाता है अगर इसको माइनस। अच्छा अब इस वाले डाटा पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, और हर प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने प्रोडक्ट आपने परचेस करे उनकी क्वांटिटी यहाँ लिखी। अब मुझे इनका ग्रांड टोटल निकालना है, क्या निकालना है, निकालेगा कोई बच्चा,
थोड़ा सा ना मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, सिंपल कर देता। एक प्रोडक्ट की कीमत है 20 रुपए, इसकी कीमत है 10 रुपए और इसकी कीमत है 30 रुपए। इसकी आपने 2 यूनिट खरीदी, इसकी 1 यूनिट खरीदी और इसकी 3 यूनिट खरीदी। टोटल कितने पैसे आप दुकानदार को दो? दिमाग में क्यों करना है, यहाँ पे करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के। अभी उत्तर आप वेरीफाई कर पाओगे, कुछ भी उत्तर आएगा तो छोटा कर दिया मैंने। अभी आंसर समझ में आ रहा है टोटल कितना पैसा आपको दे रहे हैं? तो फॉर्मूला बताइए क्या लगाओगे कि आप टोटल निकाल सके। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, आपके पास आ सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ऐसा सवाल। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे इनका। ये ऐसे हमने प्रोडक्ट निकाल लिया तो हर किसी का टोटल आने लगेगा, ऐसे ही आता ना बिलिंग का, तो ऐसे लिखा होता है ना उसमें, सामने नीचे लिखा होता है ग्रांड टोटल। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, ये हमने टोटल कर लिया इसका। ठीक है, आपका हो रहा है इंटरव्यू, इंटरव्यू ऐसे पूछेंगे, वो कहेंगे बिना प्रोडक्ट करे निकालो। इंटरव्यू हमेशा थोड़ा अलग पूछा जाता है। जैसे मैंने तुमको सबको अभी डेट फंक्शन पढ़ाया ना, जब मैं तुमसे सवाल करूंगा तो कैसे करूंगा, अलग तरीके से करूंगा, वो निकलेंगे नहीं। वो उसी बच्चे से निकलते हैं जो मेहनती और हार्ड वर्कर होता है। ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं घुमा के। अब देखो इसके लिए एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला आप यूज कर लेना। अब देखो मैं इसका ग्रांड टोटल यहाँ पे निकालूंगा, आप लिखेंगे सम, सम तो करना ही है, प्रोडक्ट के साथ करना है, मतलब प्रोडक्ट भी हो जाए और फिर टोटल आ जाए, तो सम प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में दो लाइन पूछेगा आपसे, जैसे कि क्वांटिटी वाला पूरा डेटा और प्राइस वाला पूरा डेटा, ये इनके आपस में मल्टीप्लाई करके और सम कर देगा। ये ऑटोमेटिक करता है इसका। वो देखो कितना उत्तर आया, जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, और हम जो यहाँ पर ऐसे करके निकाल रहे थे ना। ऐसे करके उत्तर वही आएगा। समझा की बात? प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास है, सम आपके पास है। कौन सा वाला बताऊं, सम वाला बताऊं कि सम प्रोडक्ट बताऊं, क्या बताऊं? सम वाला, इक्वल टू करके सम, और ये डाटा आपको यहाँ पे ऐड कर देना बस, ये इसका टोटल आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट मैंने कैसे करा था, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लगाया था प्रोडक्ट वाला। अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो एक यूनिट मल्टीप्लाई करने हैं, ये डाटा ले लिया मल्टीप्लाई करके ये ले लिया, आपस में गुना हो जाएगा ना ये। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, इन सब का अमाउंट यहाँ पे आ गया, नीचे टोटल आ ही रहा है। ठीक है, मैं सोच रहा था ये पूछोगे कि ये जाने यार, तो वो तो सम तो नॉर्मल चीज है। अभी कोई डाउट किसी का? अब जरा यहाँ देखिएगा, देखो भाई यहाँ पर हमारे पास अगेन एक डाटा शीट है, और इस डाटा शीट में रैंडमली कुछ नंबर्स लिखे हों, सेल खाली, कुछ में नेगेटिव एंट्री है, कुछ में पॉजिटिव एंट्री है, कोई नंबर 100 को भी क्रॉस कर देता है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे डाटा सेट में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक नंबर काउंट करो जो 50 से बड़े, कुछ भी करवा सकते हैं काउंट, 30 से बड़े, 50 से बड़े, 50 से छोटे, जीरो से छोटे, खाली सेल, बड़े सेल, कुछ भी। काउंटिंग तो हमने सीख ली थी, वो तो सीख ली थी हमने, खाली सेल कैसे करते हैं, भरी सेल कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे करते हैं और न्यूमेरिक सेल कैसे करते हैं। इस बार कंडीशनली काउंट करना है आपको, नंबर काउंट करने हैं जो 50 से ऊपर जाता है। तो देखो उसके लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे उसका नाम होगा काउंट इफ। हम काउंट कर रहे हैं लेकिन किसी कंडीशन के आधार पे, क्या लगेगा? काउंट इफ। जहां पर कंडीशन आ जाए वहां इफ लगता है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? रेंज का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स, ले लिया हमने। उसके बाद क्या है? पढ़ो तो सही, क्या लिख रहा है ये? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? कंडीशन। कंडीशन दे दीजिए यहाँ पे, आप डबल कोट्स लगाइए, वो कंडीशन लिख दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, बस बंद कर दीजिए ब्रैकेट। अब आप कर दो एंड। 66 नंबर ऐसे हैं जो 50 से बड़े हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए किसी एक नंबर को टारगेट करते हैं। इसकी वैल्यू को मैं 98 करता हूं तो नंबर बदल के 67 हो जाना चाहिए। काउंट कर रहा है, डायनेमिक है काउंट।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसको पढ़िए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। मतलब बताओ इसको क्या निकलेगा इससे। इस डेटा सेट में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा ना, मोड, मोड सिंगल, क्या लगेगा, मोड सिंगल। और अब आपको वो डेटा दे, अब ये सिरदर्दी एक्सेल की है आपकी नहीं है, वो अपना लगाएगा तिकड़मबाजी जो भी लगाएगा, वो नहीं जाना उसमें, ये अपनी तिकड़मबाजी लगाएगा और निकाल देगा कौन सा नंबर है। तो ये नंबर है 2, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी बार आया है ये 2, यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकाल के बताओ मुझे। ये जो नंबर है 2 कितनी बार यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, संख्या बताइए तो। हाँ, कैसे निकालोगे, नाम बताओ उसका, काउंटिंग। सबसे पहले रेंज पूछ रहे हैं, रेंज दे दो। और उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में 2 ही उठा दो। अब ये इस रेंज में 2 को काउंट कर लेगा, कितनी बार आ रहा है, 12 बार। अभी को डाउट, मैं पूछ, ढूंढना तुम रह जाते, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा कि जो 2 नंबर है सबसे ज्यादा आ रहा है, 12 बार। अच्छा, एक कितनी बार आ रहा था, 12 बार। इसमें जो नंबर है ना 1, वो भी 12 बार आ रहा है, दिखाऊं मैं आपको। एक नंबर ढूंढना था, कितनी बार आ रहा है वो, लेकिन ये दिखा किसको रहा है, ढूंढना इसके नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो मल्टीपल टाइम भी। अब जैसे 2 नंबर है 12 बार आ रहा है, ऐसे हो सकता है 5-6 नंबर हो तो उतनी ही दफा आ रहे हो, तो वो कैसे निकालते हैं। अगर तुम मेरे से सवाल करते तो बता देता, मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, अलार्म बजा बजा के। सवाल कर, सिचुएशन आप हर बैच में बार बार बोलता हूँ मैं बच्चों को, खाली दिमाग लेके मत बैठ, दिमाग में ऐसे सवाल क्यों नहीं आते। सारी जिम्मेवारी हमारी वाला उसके। हाँ बेटा, मिनिमम क्या निकालते हैं आप, मैक्सिमम। मिनिमम नंबर तो कितने भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मिनिमम नंबर तो कितने भी हो सकते हैं। टारगेट किसका होता है, चैलेंज किसका होता है, मैक्सिमम का। मैक्सिमम नंबर बोलो क्या करना है, नेगेटिव नंबर काउंट करना है। हाँ तो उसमें काउंट रेंज, नेगेटिव लॉजिक, जो नेगेटिव नंबर का आपका क्राइटेरिया होता है उसका लॉजिक लेस देन 0 लगा दीजिए। ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 कितने नंबर है, 2 ही नंबर नेगेटिव है, चेक करना जरा, 2 ही नंबर नेगेटिव दिख रहे हैं ना मेरे को। अरे, तो अब मैंने तुम्हारे लिए एक सवाल बना दिया, ठीक है, तुम उसके बारे में पता करना। अच्छा आप देखो एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, क्या लिखना पड़ो इसको, भाई ऐसे पढ़ोगे, फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ डेटा वन, मतलब हमें इस डाटा की मिड वैल्यू पता करनी है। मिड वैल्यू क्या होती है, जो नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 आइटम है, तो मिड वैल्यू निकाली ताकि हम इन आइटम को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसी को मिड वैल्यू बोलते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है, हमें एक मिड वैल्यू बनानी है जिससे हम वहां से बाउंड्री कर सकें 2 बराबर भागों में, तो उसी पॉइंट के लिए मिड वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पर एक्सेल में एक छोटा सा फंक्शन आप लोगों को बताया गया है, मिड वैल्यू कैसे निकालें, उसका नाम होता है मीडियन। और ये डेटा उठा के दे दो, बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना, उसी की सिर्फ कर दी, एक नंबर देगा आपको, वो कहेगा भैया ये मिड वैल्यू है, कितनी वैल्यू। इससे क्या समझ में आया, 36 मिड वैल्यू क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया अगर मेरे पास आपकी 2 टीम आती है,
टीम को बोलता है 36 से बड़े नंबर तुम्हारे, 36 से छोटे नंबर तुम्हारे, जाओ और उठा लो। जब तुम इनको उठा के अपने बैग में भर के लाते, मैं कहता काउंट करो। दूसरी टीम कहती मेरे पास 50 नंबर है, पहली टीम कहती मेरे पास भी 50 नंबर है, तो आपके पास 50-50 नंबर अलग अलग हो जाते हैं। 36 क्या हो गया, इनका एक मिड नंबर है, इसे मीडियन बोलते हैं। ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं ना, मीडियन हो गए, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इनको स्टेट्स के फॉर्मूले कहते हैं। आगे चलकर आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेट्स आएगा, तो उसमें ये सारे फॉर्मूले होते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले के नाम से। एक्सेल में छोटे मोटे फॉर्मूले आपके पास है, आपने लिखा और इन्हें यूज करिए। अभी मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, देखना जरा कोई फॉर्मूला बचा है क्या, देखना बच रहा है क्या, रैंक रहेगा। अब देखो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, अब हमें इनको रैंक देना है कि इस बच्चे की क्लास में क्या रैंक है, बताना जरा क्या रैंक है इसकी। थर्ड रैंक है। आपने इस रैंक को कैसे निकाला, दिमाग के अंदर आपने इस नंबर को इस पूरे डाटा सेट में कंपेयर करा, तो देखा कि इससे ऊपर कितने नंबर हैं, तो आपको पता चला इससे ऊपर 2 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसकी रैंक संख्या आपने 3 अलोकेट कर दी है। अच्छा, इसकी रैंक बताना क्या है। अब आपने क्या करा, सेम प्रोसेस को फिर से दोहराया, आपने इस नंबर को पकड़ा और दिए हुए पूरे डाटा सेट में फिर से देखा कि इससे ऊपर कितने नंबर हैं, इससे ऊपर एक भी नंबर नहीं मिला दूं, तो आपने बोला ऐसे। अब इसी चीज को एक्सेल में इंप्लीमेंट करें, फॉर्मूला लगाएंगे आप रैंक, सामने से डाटा ले लीजिए, उसके बाद एज अ रेफरेंस, रेफरेंस में टोटल डाटा, और इसको एंटर कर दीजिए। कितना उत्तर आ गया, बाकी का डाटा लाने के लिए ड्रैग करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। अब इसका उत्तर देंगे वहां लास्ट में, क्या नाम था आपका, शाहिद। शाहिद आप मेरे को बताइए नीचे का उत्तर कैसे आएगा, नीचे जो डाटा का उत्तर नहीं आया ना, बाकी बच्चों की रैंक भी आनी चाहिए ना, कैसे आएगा नीचे का उत्तर, ड्रैग कर देता। अब फर्स्ट टाइम करो ही नहीं, कैसे ठीक करेंगे, फर्स्ट आ जाए। नीचे से आप बताओ, हाथ खड़े करके सवाल कर देते ना आप बताइए, आप बताओ, बताओ। ये और जूम कर दिया हम लोग, आप बताओ, ऑनलाइन में कोई नहीं बोलेगी, बताओ। 13 की जगह 2 कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, ले 2 कर दिया, अभी ओके कर दूं, ये क्या बन गया, 30 की जगह आई कर दूं, कर दिया, हाँ आई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आई कर दिया, क्या बन गया, हमारे पास होता है, मैं आपको साबित करिए, देखो 1 मिनट है मेरे पास, आप बता रहे हो, आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके 1 मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ पहले। ये बताइए, ये उत्तर गलत आ रहा है, इसको ठीक कर रहे हैं, आप तीनों में से कोई ट्राई कीजिए, कंट्रोल प्लस डी, इसको इसको पकड़ के ऐसे कर दूं, फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सच्ची में मैं डिलीट करके लाता हूँ, देखो कंट्रोल की से सेम ही आएगा, ये कंट्रोल डी, सही नहीं हुआ उत्तर। अब मेरी लाइन होगा ना, तो आया करो, तुम सारे बराबर हो, कोई ऊपर नीचे नहीं है तुम में, तुम्हारा सेम है सबका, टेंशन नहीं लेना, वो कुछ कर। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, जिस दिन मैं तुमसे मिला था ना दूसरे तीसरे दिन, तो ऐसे मुझे कई साल हो गए इस लाइन में, पकड़े जाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर करना है क्या है, लॉक करना था, आप कर क्या रहे हो गड़बड़, जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो डाटा सरक रहा है, देखो रेंज सरक रही है, ये देखो दिख रही है, रेंज नीचे की तरफ है ना, only सरक रही है। तो अब हमें क्या करना है, उस चीज को लॉक करना है, जो रेंज थी ना उसको आपको लॉक करना पड़ेगा, रेंज को लॉक नहीं करोगे तो
अब क्या हो रहा है कि इन दोनों रेंज में इस बच्चे का नंबर कंपेयर हो रहा है, नंबर है 2, तो इन दोनों के हिसाब से तो फर्स्ट है, इसीलिए फर्स्ट बन गया। देखो सामने फर्स्ट आ रहा होगा ये। अच्छा इस पे देखिए, ये इसकी रेंज पे काम कर रहा है ना, तो ये इसके सामने फर्स्ट है, टॉप है। ऐसे ही ये देखिए, ये रेंज में यहाँ आ रहा है तो रेंज में टॉप हो गया। तो ये जो रेड कलर का ब्लॉक है ना, ये दिक्कत कर रहा है, इसको लॉक कर दो आप। कर दिया, एंटर किया, ओके। अब उत्तर का दो, ठीक है? आ गया उत्तर, ठीक है? अब